वेलकम बैक दोस्तों। सभी बच्चे, बड़े भाई बहनों, सबको नमस्ते। और शुरू करते हैं हमारे एस्पायरा के पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 2, और जिसमें हम बात कर रहे हैं शिवांग पुरी से, जिन्होंने अपनी मेहनत से एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और सफलता हासिल की। तो आज हम शिवांग के साथ साथ मिलने जा रहे हैं उनके टीचर्स से भी, और हम जानते हैं शिवांग के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें, और फिर शिवांग के साथ हम डिस्कस करेंगे वो सारी चीजें जो एक बच्चे को जानना बहुत जरूरी होता है। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं। और हम सबसे पहले हम दोबारा से इनवाइट करते हैं शिवांग को, और हम शिवांग से बहुत सारी ढेरों बातें करेंगे, और साथ के साथ हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि भी उसकी जो तैयारी में जो मेन इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स रहे वो क्या क्या रहे, और उनको शिवांग ने कैसे फेस किया। सो शिवांग, वेलकम बैक बेटा। और आपसे बात करने से पहले मैं कुछ एक सरप्राइज मैं आपको जो है देना चाहूंगा, और वो सरप्राइज आपके सामने अभी हाजिर होता है, तो आपको अच्छा लगेगा। एक छोटा सा सरप्राइज है आपके लिए। ओके। ओ पवन सर, हेलो सर, कैसे हो? मुझे लग रहा है बढ़िया शानदार सर। मैं इस एपिसोड में, हमारी इस जर्नी के अंदर, सबसे पहले मैं वेलकम स्वागत करना चाहूंगा मेरे भाई पवन बराड़ साहब, जो मैं मतलब कि मैं ये कहना चाहूंगा कि भी नॉर्थ इंडिया, जो नॉर्थ रीजन है, उनके एक ऐसे धुरंधर केमिस्ट्री के जो एक विद्वान है, एक शख्सियत है, जिन्होंने अपने बच्चे को 100% मार्क्स भी केमिस्ट्री में दिलवाए हैं। और मैं पवन सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस एपिसोड में। और मुझे पता है कि इस टाइम स्लॉट्स बहुत बिजी रहते हैं हम सभी टीचर्स के, पर कुछ थोड़ा बहुत मैं जानना चाहूंगा। ये जो IIT JEE एग्जामिनेशन होता है जिसके अंदर बच्चे तैयारी करते हैं, तो वो कितना प्रेशर लेके उसकी तैयारी करते हैं, बच्चे को कैसे उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, और शिवांग का उस प्रिपरेशन में कितना, मतलब कि क्या, कैसा उसका मोटिवेशन लेवल रहा, क्या उसका मतलब कि उसमें कितना योगदान रहा आपका शिवांग के सिलेक्शन में, और शिवांग का अपने उस काम को करने के लिए आपके साथ जो उसका एक टाई अप रहा, उसने जो आपसे चीजें सीखी, तो कितना मजबूत रहा वो आपसे चीजों को सीखने में। थैंक यू यादव सर। पहले तो जो भी अप्रिशिएशन एक्नॉलेजमेंट आपने दी, एंड मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं उसके लिए। और जो सेकंड क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा वो ये कि शिवांग क्या प्रेपरेशन है जो, वो उसका कितना प्रेशर रहता है। मैं हमेशा ही कहता हूँ चीजें जो वो लाइट इजी सिंपल है, जितनी ज्यादा होंगी उतना हम उनको फेस करते हुए इजी फील करेंगे। तो मेरा हमेशा से ही जो पहला प्रायोरिटी वो है, वो पीस ऑफ माइंड, कूलनेस, और थोड़ा स्ट्रेस फ्री होके सब काम करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होता है। और मैं हमेशा ही बेसिक्स के ऊपर ज्यादा जो वो फोकस है तवज्जो देता हूँ। तो जो बेसिक्स जितने ज्यादा क्लियर होंगे उतना ही ज्यादा आपको उसको क्रैक करना इजी रहेगा। एज फार एज शिवांग इज कंसर्न, पहले तो मैं लकी हूं कि शिवांग जैसा स्टूडेंट है जो वो मुझे पढ़ाने का उसको मौका मिला, और उसने उसको आगे से बहुत ही बढ़िया तरीके से जो भी उसको बताया गया उसने उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से लिया। और जिस हिसाब से इसने जो कमिटमेंट शो की है वो रियली काबिल तारीफ है, और जिसका जो फल है वो परमात्मा ने भी शिवांग को दिया। जी जी जी। और जो भी इसने जो भी इसको कह दे शिवांग ये करना है, ऐसे करना है, तो मतलब ये वापस पलट के उसको मुझे मना नहीं किया कभी भी कि सर ये नहीं करना, या मैं थक गया हूं, या मेरे को अभी ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है करना। तो ये आगे से ना 2 स्टेप फर्दर आता था और उस चीज को कंप्लीट करता था जी। तो इसीलिए मैं रियली इसको अप्रिशिएट करूंगा, और इसी कारण से इसका जो इतना बढ़िया रिजल्ट है वो निकला है। जी 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 जी। हमारे साथ इसी दौरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्याम सर और श्यामचंद आर्या जी। ये फिजिक्स के इतने जबरदस्त विद्वान हैं, ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने धमाल मचाया हुआ है अपने सब्जेक्ट की नॉलेज से और उसकी प्रैक्टिस से, और इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है शिवांग की इस सफलता में। श्याम सर, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? यस सर, थैंक यू वेरी मच। तो बहुत बहुत स्वागत है श्याम सर आपका हमारे इस एस्पायरा के इस ब्यूटीफुल एपिसोड में। हम यहाँ पे
अनवील कर रहे हैं वो सारे सक्सेस स्टोरीज, जहां पे आज हम बात कर रहे हैं शिवांग पुरी से। तो श्याम सर, आपका क्या विचार है, शिवांग ने फिजिक्स में कितना मतलब कि उसने मेहनत की और कैसे मतलब कि उसने उस सब्जेक्ट को टैकल किया? जो मेरा शिवांग के साथ एक्सपीरियंस रहा है, एक तो इसके जो डेडिकेशन है सीखने की, है ना, जो भी कॉन्सेप्ट होता है इसको इन डेप्थ जाकर के इसने जो इसका क्वेश्चन पूछने का वो होता था, या जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस होती थी उसके, इवन मेरी काफी लर्निंग हुई है। और जिस डेप्थ में जाकर के चीजों को सोचता था वो काबिले तारीफ है। और ऑब्वियसली इसकी डेडिकेशन, सबमिशन जो कहो वैसे करना है। और इसमें मतलब मुझे कहीं पे इसकी तरफ से कोई ऐसा नहीं आया कि मैंने इसको काम दिया और वो ना हुआ हो। आगे से आकर के कुछ थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीजें कर लेता था। तो मेरे ख्याल से ये इसका बहुत ही एक प्लस अच्छा, मैं इस दौरान बच्चों से ये बताना चाहूंगा कि बच्चा लोग एक बार श्याम सर के बैकग्राउंड को भी जरा चेक कर लेना, वहां पे कुछ फिजिक्स से संबंधित चीजें लिखी हुई हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको लर्निंग में सहायक होंगी वो। तो मैं बराड़ साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि भी जब एक बच्चा आईआईटी के एग्जामिनेशन में उतरता है तो उसके दिमाग में बड़ा प्रेशर रहता है, और उस प्रेशर को टैकल करने के लिए और उस एग्जामिनेशन के दौरान उसको प्रायोरिटी सबसे पहले अटेम्प्टेशन में किस सब्जेक्ट को देनी चाहिए, कुछ इसमें थोड़ा हमें बताइए। मेरे हिसाब से जो उसका सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है, जो उसके लाइक कंफर्ट जोन में है, उसको उसी के लिए पहले जाना चाहिए। बट क्योंकि एक बात और है, केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, तो एक नेचुरल इंक्लिनेशन तो रहती है, मींस उस सब्जेक्ट के प्रति। और सेकंड बात ये कि मुझे ये रहता है कि जैसे केमिस्ट्री की प्रेपरेशन है, वास्ट बहुत है, वाइड बहुत है, मींस एक्सेप्शंस इतनी है, इतना कुछ है। तो जितना वो दिमाग में क्लियर होगा कि कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, तो उसको जितना समेट लेंगे उतना केमिस्ट्री में परफॉर्म करना आसान होता है। तो इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चा केमिस्ट्री पहले करे तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर है। श्याम सर, आप इस बात से कितना सहमत है, जो पवन सर ने अभी बताया, आप कितना सहमत है इस बात से, आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी सर, मैं ये सारा कुछ पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इन्होंने बहुत बढ़िया कहा है कि जिस बच्चे का जो स्ट्रॉन्ग है ना, सो थोड़ा सा डीप्रेशराइज हो जाए। अगर अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करेगा तो वो थोड़ा सा डीप्रेशराइज हो जाएगा और वो बेटर अटेम्प्ट कर पाएगा। बहुत बढ़िया, यानी कि एक बच्चा डिटॉक्सिफाई हो सकता है, अपनी नर्वसनेस से उससे बच सकता है अगर वो सबसे पहले उस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करे जिसमें उसकी कमांड सबसे ज्यादा बेहतर है। मैं पवन सर आपसे पूछना चाहूंगा, केमिस्ट्री की प्रिपरेशन किसी बच्चे को कैसे करनी चाहिए और उसमें क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है? कोई स्पेसिफाइड बुक आप बताना चाहें या कोई एक ऐसा वे आउट बताना चाहें जिससे कि वो अपनी केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से स्ट्रांगली प्रिपेयर कर सके? सबसे बेसिक बुक तो एनसीईआरटी ही है। जैसे अगर मैं इसको तोड़ के बोलूं, इनऑर्गेनिक पार्ट है जो, वो बहुत ही वास्ट निकल जाता है बच्चे के लिए जी। और जितने भी टॉप रैंकर्स हुए, शिवांग हुआ है, उसके अलावा ऑल इंडिया रैंक 1 ऋचा कपूर थी, वो हुई है जी जी। तो उन लोगों के साथ भी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, स्पेशली इनऑर्गेनिक पार्ट को लेके, तो उनको ये जरूर रहता था, सर याद कर जितना मर्जी कर ले, थोड़ी देर बाद वो भूल जाता है। या वो जो चैप्टर्स पे बोलते थे टेस्ट सीरीज होने के बाद भी कि सर इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स के ऊपर, स्पेशली पी ब्लॉक हो गया, डी एंड एफ हो गया, उनके ऊपर उतना कॉन्फिडेंस नहीं बैठ रहा क्योंकि थोड़ा लर्निंग इन्वॉल्व है। फिर उसमें जो उनका मेथोडोलॉजी होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि एनसीईआरटी पहले करें। तो एनसीईआरटी जो स्ट्रिक्टली अलाइन रहे वो फॉर इनऑर्गेनिक। एज फार एज ऑर्गेनिक इज कंसर्न्ड, एनसीईआरटी ऑर्गेनिक के लिए नॉट एट ऑल सफिशिएंट है जी। तो ऑर्गेनिक का जो वो नहीं फोड़ पाएगा वो एनसीईआरटी के साथ। तो उसके लिए उसको रेफरेंस बुक का जो टीचर के साथ अगर उसके नोट्स में वो कंफर्टेबल है वो करे। उसके अलावा अगर उसने लेना है तो वो सॉलोमन फ्राइल किताब है, तो उसके अंदर से हेल्प है जो वो ले सकता है। और फिजिकल है जो, वो तो जितना न्यूमेरिकल पार्ट है या उसमें तो एनसीईआरटी तो है ही है, उसके अलावा जितना वो प्रैक्टिसिंग, सेल्फ प्रैक्टिसिंग ज्यादा करेगा अच्छी बुक्स में से, उतना उसका जो लेवल है फिजिकल केमिस्ट्री में वो ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। जी जी जी। श्याम सर, आप क्या कहना चाहेंगे, फिजिक्स की तैयारी के लिए बच्चे को किस लेवल पे प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या बुक्स वगैरह कुछ या कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज आप बच्चों को देना चाहेंगे? सर
मेरे ख्याल से अगर बच्चे का मैकेनिक्स वाला, क्योंकि +1 से स्टार्ट होता है, अगर बच्चे का काइनेमैटिक्स और मैकेनिक्स स्ट्रांग है तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो उनके सेम वही कॉन्सेप्ट लगते हैं जो मैकेनिक्स में लगते हैं। बाकी बच्चों का जो दूसरा मॉडर्न फिजिक्स वगैरह है, ये केमिस्ट्री में भी करते हैं, तो उसमें बच्चे को ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। जो मेन बच्चे को कहीं पे अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मैकेनिक्स। तो अगर बच्चा +1 में काइनेमैटिक्स और मैकेनिक्स को स्ट्रॉन्ग कर ले तो उसकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बैठ जाएगी और आगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बढ़िया से कर पाएगा। बाकी आपकी ऑप्टिक्स है, वो एक एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट है, तो ऑप्टिक्स मुझे उतना ज्यादा नहीं है कि बच्चे को उसमें कोई दिक्कत आती होगी। तो मैकेनिक्स, काइनेमैटिक्स ये स्ट्रॉन्ग कर ले तो ओवरऑल बच्चे की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बैठ जाएगी। कोई स्पेसिफाइड बुक आप बताना चाहें कोई? बुक्स के लिए एनसीईआरटी बेटर है। एनसीईआरटी करने के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गया, उसके सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ के कर ले बच्चा। फिर एससी वर्मा है हमारी, वो कर ले। उसके अलावा कोई भी बुक्स कर ले प्रैक्टिस के लिए। थ्योरी तो फिजिक्स में उतनी होती नहीं है, बेसिक्स वो थ्योरी क्लियर करके उसको क्वालिटी क्वेश्चन कहीं से भी मिल जाए, बच्चा उनको प्रैक्टिस करे तो वो सही है। जी जी। एक लास्ट क्वेश्चन बराड़ साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बच्चे जब तैयारी करते हैं तो कभी चलते हैं रुक जाते हैं, चलते हैं रुक जाते हैं, और बहुत स्लो स्पीड रहती है, कहो कि भी मतलब कि कई बार बच्चा ऑप्ट आउट भी हो जाता है, तो उस टाइम पे बच्चे को क्या करना चाहिए और कैसे इस परिस्थिति को टैकल करना चाहिए? सॉरी सर। हाँ जी जी, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है सर। लाइक हर दिन एक जैसा नहीं चलता। वो हम कहते भी है कि अगर जो ग्राफ है जो वो स्ट्रेट आ गया तो दैट मीन्स वो डेथ ही है। तो लाइफ है वो अप एंड डाउन है जो वो चलती रहते हैं। हाँ, ये बात जरूर है, जब वो डाउन फेस में है तो वो किस तरीके से के लोगों से घिरा हुआ है, किस तरह के लोगों से बातें कर रहा है, वो उसके माइंड में कैसी चीजें फीड हो रही हैं, इन बातों के का काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। तो उस टाइम पे उसको जरूरत है अपने पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग करने की। उसके अलावा जिस भी टीचर से वो इंस्पायर्ड है तो उसके साथ वो जाके बात करे, और जो उसके माइंड की क्लैरिटी है वो हो गई तो वो वापस से अपना लाइन पकड़ जाएगा। और हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि जो डाउन फेस है वो जितना छोटा हो उतना बेटर है। आएगा तो जरूर, सबकी लाइफ में आता है, एक कांस्टेंट पेस पे सबकी लाइफ नहीं चलती। और वो शॉर्ट होने का मंत्र भी यही है कि जाके अपने से ज्यादा विजडम वाले लोगों के साथ बात करे, और वहां पे ये चीज इम्पोर्टेंट है। श्याम सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बच्चे कई बार समय को लेके बड़े परेशान होते हैं कि भी मैं कितना टाइम लगाऊं अपनी प्रिपरेशन में, फिजिक्स को कितना टाइम दूं, तो आपको क्या लगता है कि भी कितना समय मतलब कि देना चाहिए और कैसे इस टाइम को मैनेज करना चाहिए? कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी या मतलब कि घड़ी बंद कर दो और बस काम करते रहो? नहीं, मेरे ख्याल से अगर बच्चा एक फिक्स कर ले कि इतना टाइम हर एक जैसे सब्जेक्ट को उसने टाइम दे के रखा है, अगर जितना टाइम उसने एलोकेट किया किसी सब्जेक्ट के ऊपर, तो उसको वो रेगुलरली उसको फॉलो करता रहे। यानी कि कभी ज्यादा पढ़ लिया, कभी कम पढ़ लिया, तो कंसिस्टेंसी ज्यादा है। और एटलीस्ट फिजिक्स में 2-3 घंटे का तो ये रोज का इनपुट चाहिए ही चाहिए, चाहे तो क्लास लगती है नहीं लगती है। तो ये बच्चा टाइम एक बार सेट कर ले, टाइम टेबल बना ले, और कोशिश करे कि उससे वो डेविएट ना करे। कंसिस्टेंसी मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो धीरे धीरे चेंज हो जाती है। तो यहाँ स्टूडेंट्स को ध्यान देना बहुत जरूरी है कि सर लगातार बात कर रहे हैं कंसिस्टेंसी की, तो टाइम टेबल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, जिसके ऊपर फोकस किया जा सके। श्याम सर, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि आप कोई पीस ऑफ एडवाइस देना चाहेंगे बच्चों को और पेरेंट्स को? सर, ये है कि अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाएगा, और इंटरेस्ट होना जरूरी है, आपको वो बोझ नहीं लगेगा। अदरवाइज अगर आप जबरदस्ती कर रहे हो तो वो उसमें जैसे फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को में टिके रहना बहुत मुश्किल है, तो आप बहुत जल्दी फाइंड आउट हो सकते हो। तो थोड़ी सी चीज पढ़ो, लेकिन उसको समझ लीजिए, तो वो कॉन्सेप्ट आगे जाकर के यूज होंगे दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ, आप उनकी प्रॉपर जेलिंग हो जाएगी, लिंक कर पाओगे तो आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अदरवाइज कोई बीच में लूप होल आ गया कहीं पे, कहीं पे जो कॉन्सेप्ट लगना था आपका, वो छोटी सी बात क्लियर नहीं है, वो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं पाएगा और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो
वो कंसिस्टेंसी फिर मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत अच्छे शब्दों में आपने बयान किया इस चीज को। और मैं पवन सर आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहेंगे, कोई कोई एडवाइस बच्चों के लिए या पेरेंट्स के लिए? यादव सर, मैं कहना चाहूंगा जो पीसफुल माइंड है ना, जी वो बेटर वर्क करते हैं। जी तो जितना आप पीस ऑफ माइंड में होंगे और जितना आप कूल माइंडेड होंगे, उतना आप ज्यादा बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो कूल माइंडेडनेस से ही अपनी प्रिपरेशन है जो उसको कंटिन्यू करेंगे। जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं यहाँ पे शिवांग से मैं कहना चाहूंगा कि शिवांग, मौका है आज इस प्लेटफॉर्म पे, कुछ कहना चाहोगे, अपने टीचर से बात करना चाहोगे? तो हेलो सर, हेलो पवन सर, श्याम सर। बहुत टाइम बाद अच्छे लाइक ऐसे फेस टू फेस वीडियो पे बात हो रही है। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे आपकी बात सुन के आज। एंड तो एक तो सर मैं आप तीनों को, यादव सर, पवन सर, श्याम सर, तीनों को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि जो मेरा वो जेई का 2 साल का फेज था, उससे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। और एक राइट वे ऑफ स्टडी कैसे करते हैं, मतलब स्टडी करना कैसे होता है, क्योंकि वो चीज को स्कूल में तो सिखाता नहीं है, वो चीज मैं सीख गया हूँ उस फेज में। एंड मेहनत कैसे करते हैं, पढ़ाई कैसे करते हैं, ये चीजें, तो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपसे। एंड या आई थिंक दैट्स इट अभी के लिए। तो बहुत मैं ये बढ़िया चीज कहना शिवांग, चाहता हूँ। बहुत अच्छे। अपना जो टीचर्स होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज होती है कि भी उनका बच्चा सफल हो जाए। उनके लिए कोई चीज मैटर नहीं करती, पैसा मैटर नहीं करता, टाइम मैटर नहीं करता, वो अपना बेस्ट देते हैं अपने बच्चों को। बस मैटर करता है तो ये चीज कि बच्चा उनकी उस बात को, इस पैशन को समझ सके, और जो पैशन उनके टीचर में है उसी पैशन के साथ अगर वो बच्चा काम करेगा तो मुझे लगता नहीं कि भी उनकी सक्सेस को कोई भी रोक सकता है। सो श्याम सर और पवन सर, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और आपसे यही मैं उम्मीद करता हूं कि भी आप लोग ऐसे ही बेहतरीन सिलेक्शंस आने वाले समय के अंदर अपने बच्चों के आप दे पाएंगे, और बहुत अच्छे अच्छे जो है आईआईटीएंस, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स और अच्छे अच्छे फील्ड के जो है बच्चों को आप निकाल पाएंगे। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। Thank you, sir, for giving us opportunity. थैंक And यू। thanks, Shivang, for having kind words. थैंक यू सर। थैंक Bye. यू, थैंक यू जी। ओके शिवांग, हम आगे बढ़ते हैं अब आपके साथ। तो अब तक हमने शिवांग के पेरेंट्स से भी कुछ चीजें सीखी, शिवांग के टीचर से हमने बहुत सारी बातें जानी, और अब हम बढ़ते हैं उन सारे स्पेसिफिक क्वेश्चंस की तरफ जो इस प्रिपरेशन की जर्नी में किसी भी बच्चे के दिमाग में आते। तो हम शिवांग से बातचीत के दौरान उन सारे ही क्वेश्चंस के आंसर्स करना चाहेंगे। तो बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन को, एक एक चीज को आप लोग सुनिएगा, और हो सकता है कि इसमें से कोई चीज आपके काम आ जाए और आपको उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाए। तो बढ़ते हैं शिवांग के साथ इस जर्नी के पार्ट 2 में। और शिवांग, आप हमें ये बताइए कि भी आपका लाइफ में गोल क्या है, एम्बिशन क्या है? मेरा लाइफ में, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस, या ओके। सो मेरा लाइफ में एम्बिशन बेसिकली, आगे अगर एक वन गोल अगर आप जानना चाहो, तो मुझे किसी भी लाइक एकेडमिक्स में ही मुझे अपने आप को देखता हूँ मैं कि मुझे कुछ जैसे ब्रेक थ्रू डिस्कवरी करनी है कुछ ऐसे, या फिर किसी एक इंडस्ट्री में बहुत आगे बढ़ जाना है। मतलब मैं साइंटिफिक उसमें ही मैं कुछ रिसर्च करना चाहता हूँ बेसिकली बहुत बढ़िया अपने आगे लाइफ में। शिवांग, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स क्यूरियस होते हैं इस बात को लेकर कि भी टाइम मैनेजमेंट, मेरे ख्याल से ये बच्चा पता नहीं चलता ही रहता है इस चीज को लेके, हर दिन हर समय वो यही सोचता है कि भी मैं टाइम टेबल बनाऊं। वो हजारों बार वही क्वेश्चन सबसे पूछता है। तो तुम क्या कहना चाहोगे, तुमने कैसे अपने टाइम को मैनेज किया? इसके कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी है, या कोई मतलब कि बस सिर्फ जुनून होना चाहिए तो टाइम अपने आप मैनेज हो जाता है? आपने जो बात बोली कि जुनून होता है तो टाइम अपने आप मैनेज हो जाता है, ये काफी हद तक सही है। बट अगेन कि आप तो इंसान हो, तो जो आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो चीजें आपको, क्योंकि आपको सिर्फ एक पढ़ाई नहीं करनी है, आपको लाइफ में बहुत चीजें करनी है, तो टाइम मैनेजमेंट वहां पे आ जाती है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब टाइम को मैनेज करें कैसे, तो टाइम मैनेज करने का आई गेस एक सही तरीका नहीं होता है कोई, आपको खुद एक्सपेरिमेंट कर करके देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या वर्क करता है। आपको डेफिनेटली अपना टाइम प्लान करके चलना चाहिए,
बट आपका डेली प्लान आपके लिए काम करेगा, या आपके लिए वीकली प्लान काम करेगा, या मंथली प्लान काम करेगा। अगर प्लान में कुछ चेंजेस आ गए, कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ गए, तब आप क्या करोगे? ये चीजें आपको सोचनी चाहिए एज अ स्टूडेंट। तो आप क्या सोचते हैं कि एक बच्चे को पर वीक या कितना टाइम मतलब कि उसको देना चाहिए अपनी सेल्फ स्टडी के अंदर? सेल्फ स्टडी के अंदर जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे दिन का 8 to 10 आवर्स रहता है स्टडी का। कब आप चाहे वो क्लासेस की स्टडी हो या सेल्फ स्टडी हो, मिला के दिन का 10 आवर्स, 8 to 10 आवर्स तो है, चाहिए डेफिनेटली। और छुट्टी हो आपकी किसी दिन, आपको कोई समर वेकेशन चल रही है या कोई नेशनल हॉलिडे है, तो उसको बढ़ा सकते हो। या आपके एग्जाम्स पास में आ रहे हैं तो आप उसको और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। कोई स्पेसिफिक बुक जो आपने रेफर की हो अपने प्रिपरेशन के लिए? तो तीनों सब्जेक्ट्स की मैंने कौन सी बुक्स ली? बेसिकली एच.सी. वर्मा, फिजिक्स के लिए मैंने एच.सी. वर्मा ली, बुक यूज की थी। और एच.सी. वर्मा मैं तो बहुत रेकमेंड करता हूँ, बहुत अच्छी बुक लगती है मुझे। और डी.सी. पांडे की एक बुक सीरीज है अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स की, 5 बुक्स की सीरीज है, उसमें मोस्टली क्वेश्चंस है, तो वो अच्छी लगी, वो यूज की थी मैंने। देन मैथ्स के लिए आर.डी. शर्मा सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, 2 बुक्स हैं, एक सब्जेक्टिव वाली एक ऑब्जेक्टिव वाली, तो वो यूज की थी मैंने। एंड एस.के. गोयल ऑथर की एक आती है न्यू पैटर्न जेई प्रॉब्लम्स, तो वो यूज की थी मैंने। केमिस्ट्री के लिए पवन सर जैसे बोला, एनसीईआरटी तो आपकी गॉड बुक है। और एनसीईआरटी के अलावा हमने एक प्रदीप पब्लिकेशंस की जो केमिस्ट्री बुक आती है, एंड मैग्रो हिल पब्लिकेशंस की केमिस्ट्री बुक, उसका मेरे को नाम नहीं पता मुझे। एंड पवन सर ने जो मुझे क्लास नोट्स लिखवाए थे, बेसिकली मैं नोट्स सबसे पहले पढ़ता था, उसके बाद बाकी बुक्स को, एनसीईआरटी और क्लास नोट्स में सबसे पहले पढ़ता था, उसके बाद बाकी बुक्स। यानी कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपके टीचर के द्वारा दिया गया मटेरियल, क्योंकि वो उसका अपना अनुभव होता है, उसका एक्सपीरियंस होता है। अगर उसको पहले करेंगे तो शायद मेरे ख्याल से उसके बाद फिर काफी सारी चीजें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने कोई बड़ा नाम इंस्टीट्यूट, कोई बिग नेम एकेडमिक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया हो किसी टेस्ट सीरीज के लिए, करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए? तो मैंने फिटजी की जो AITS टेस्ट सीरीज होती है, मैंने वो ज्वाइन की थी। एंड आई थिंक वो 11th में नहीं थी, वो सिर्फ 12th में थी। एंड क्योंकि अब मैं प्रिपरेशन कर रहा था अपने टाउन में ही, तो एक नेशनल लेवल पे मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ ये देखने के लिए टेस्ट सीरीज लेना जरूरी है। तो वो टेस्ट सीरीज, और मुझे उसका काफी फायदा हुआ उस टेस्ट सीरीज से। तो आप यहाँ पे टेस्ट से ही संबंधित बात मैं आपसे एक और पूछूंगा। आपको क्या लगता है कि भी एक बच्चे को 1 महीने में कितने सेल्फ टेस्ट इवैल्यूएशन होने चाहिए या उसके टेस्ट कंडक्ट होने चाहिए जिससे उसको अपनी परफॉर्मेंस के बारे में एग्जैक्ट आइडिया हो सके? तो टेस्टिंग आपकी आई थिंक महीने में 1 से 2 तो बार तो होनी चाहिए। अगर आपकी थ्योरी चल रही है तो शायद महीने में 2 बार होना मुश्किल है, पर महीने में 1 बार तो डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि आपको टेस्टिंग से आपको पता चलता है कि आपकी उन कंसेप्ट में क्लैरिटी कितनी है। ओके। आप प्लानिंग में कितना बिलीव करते हैं कि जैसे कि तीनों सब्जेक्ट्स को बैलेंस करके लेके चलना, तो आपने उसको कैसे बैलेंस किया? कितना मतलब कि टाइम स्लॉट आप हर सब्जेक्ट को देते थे? तो जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे लिए ऐसा था कि फिजिक्स मुझे बहुत अच्छी लगती थी, एंड फिजिक्स के मेरे मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स स्ट्रांग थे। केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स मुझे अच्छे लगते थे, आई मीन केमिस्ट्री भी मेरी समवट स्ट्रांग थी। मैथ्स मेरी काफी वीक थी, तो उसको मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ा। एंड आपके गाइडेंस से भी मैं वो मैथ्स स्ट्रांग कर पाया सर। एंड तो वैसे जो मेरा वीक था उसको ऑब्वियसली मैं ज्यादा टाइम देना पड़ेगा मुझे। तो टाइम पर करंटली कौन सा चैप्टर चलता है वो बेसिकली उसी पे डिपेंड करता था कि मैं किसको कितना टाइम दूंगा। बहुत बढ़िया। यहाँ मैं अपने व्यूवर्स को थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि भी मैं मैथ्स का जो है टीचर हूँ, और मैं शिवांग को, मैं लकी एनफ हूँ कि भी मैं शिवांग को मैथ्स पढ़ा पाया। तो थैंक यू सो मच शिवांग इस चीज को मेंशन करने के लिए। मुझे भी याद आ गया कि भी मैं भी जो है तुम्हारा टीचर रहा हूँ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है शिवांग की भी आपके क्या स्पेसिफिक ऐसे डिस्ट्रैक्शंस रहे जिनको आपने ओवरकम किया टाइम के साथ साथ? स्पेसिफिक डिस्ट्रैक्शंस मेरे जैसे सोशल मीडिया, या एकदम किसी चीज से डिस्टर्ब हो जाना, या कहीं भी पढ़ाई में मन नहीं लगना, या रूटीन का टूट जाना, ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है बच्चों के साथ। सबसे बड़ा जो काम होता है वो ये होता है कि एक दिन रूटीन चलता है, दूसरे दिन बिल्कुल सब कुछ वॉश आउट हो जाता है। तो आपने कैसे इन सब चीजों को टैकल किया?
तो सोशल मीडिया का आई थिंक मैं पार्ट 1 में काफी मेंशन कर चुका हूँ, तो वो तो मेरा डिस्ट्रैक्शन था ही। उसके अलावा कभी ऐसा रहता है कि कभी टेस्ट में मार्क्स नहीं आए, तो उस चीज से डील करने में दिक्कत होती है, क्योंकि लाइक अच्छा फील नहीं होता, मार्क्स जितने एक्सपेक्ट करो उतने ना आए तो उसको एज अ लर्निंग लेसन लेना चाहिए। जब जब आप अगर आपके एक्सपेक्टेड से कम मार्क्स आए, और उसके अलावा और चीजें दिक्कत देती है, जैसे कि आपको पीयर प्रेशर है, तो वहां पे आपको अपना लाइक प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि आपको क्या, आपका गोल क्या है, और आपको अगर कोई चीज उसको उस गोल को अफेक्ट कर रही है तो उस चीज पे आप ध्यान मत दो। मैं यहाँ पे बच्चों से ये बताना चाहूंगा और ये पेरेंट्स को भी बोलना चाहूंगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी बच्चा कभी ऐसे पीयर प्रेशर में आ जाए या कभी किसी टेस्ट को लेके स्ट्रेस में आ जाए, नंबर नहीं आए, तो उससे हताश या परेशान नहीं होना। ये उतार चढ़ाव है, कोई भी बच्चा हर बार 100 में से 100 नहीं लेके आ पाता। तो इसको डील करने के लिए एक छोटा सा मैं तरीका यहाँ पे सबको बताना चाहूंगा कि भी उस टाइम बीइंग के लिए, चाहे अगले 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, उस प्रोसेस को वहीं पे ड्रॉप कर दे वो बच्चा, और उस वक्त वो कोई भी उसकी जो अपनी हॉबी है वो काम करे। और सबसे ज्यादा बेहतर तो ये है कि भी अगर वो कर सकता है तो 10 मिनट के लिए मेडिटेशन, और आधे घंटे या 1 घंटे के लिए खेले जम के या दौड़े, वो डिटॉक्सिफाई करे अपने आप को। जब वो स्वेट आउट करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा और पूरा जोश मतलब कि एक एनर्जी से उस काम को करेगा, तो उस वक्त उसका दिमाग रिलैक्स हो जाएगा और वो बेहतर सोच पाएगा, उस चीज का सामना कर पाएगा। और ये हर बच्चे के साथ होता है, जरूरी नहीं, स्पेसिफिक नहीं कि भी आपके ही साथ ऐसा हो रहा है, हर बच्चे के साथ ऐसा होता है। टेस्ट में कम नंबर आना, फिर बढ़ जाना, पर इसको एक लेसन के रूप में लें। मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि फेलियर is a lesson, it is a learning, it is not a depression। थॉमस अल्वा एडिशन के बारे में मैं एक बार जिक्र किया था और आज मैं फिर बता दूं, वो 1000 टाइम्स फेलियर थे वो अपने एक्सपेरिमेंट्स में, पर वो फेलियर्स नहीं थे, उनके वो 1000 लेसन्स थे, लर्निंग्स थी जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में सीखे, और फिर उसके बाद जो उन्होंने किया वो सारी दुनिया जानती। तो ये फेलियर्स नहीं है। आप कभी भी अपने सब्जेक्ट में कम नंबर आके, या कभी आपका रूटीन टूट गया, मान लो 2 दिन नहीं चला रूटीन, तीसरे दिन फिर टूट गया, 2 दिन चला, तीसरे दिन टूट गया, 4 दिन चला, 10 दिन चला, फिर रूटीन टूट गया, कोई और डिस्ट्रैक्शन आ गया, तो उस टाइम पे सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा, ये सबके साथ होता है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल नहीं है। ना ही पेरेंट्स इसको एबनॉर्मल लें, ना स्टूडेंट्स इसको एबनॉर्मल लें। हमारी लाइफ का जो सोशल दायरा है वो है ही ऐसा, इसमें ये सारी चीजें आती हैं। पर ज्यादा जरूरी क्या है, हमें अपना गोल ध्यान में रखना है, मकसद ध्यान में रखना है। एक बार डाउन, फिर दोबारा लड़ो, फिर दोबारा डाउन, फिर लड़ो, तब तक लड़ते रहो जब तक कि आप अपने उस एम्बिशन को अचीव नहीं कर लेते। बस इंपॉर्टेंट चीज है रुकना मत, जहां रुक गए वहीं खत्म। जिस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में हार मान ली, लड़ना छोड़ दिया, युद्ध का मैदान छोड़ दिया, तो वो खत्म हो गया, उसके बाद तो फिर कुछ बचा ही नहीं ना। लेकिन अगर आप लड़ते रहोगे, बार बार उठोगे, बार बार चलोगे, लगातार चलोगे, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। शिवांग, मैं आपसे अगला ये पूछना चाहूंगा कि भी स्टडी +1 और +2 के दौरान स्कूलिंग पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है? बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, वो क्या सीखते हैं स्कूलिंग से? तो 11th-12th में स्कूलिंग का एक अपना रोल है, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि स्कूल में आप अपने अपनी एज के लोगों के साथ रहते हो स्कूल में, तो वैसे भी 10th तक तो आप स्कूल गए ही हो, तो आपका एक जो सोशल होता है, क्या बोलते हैं, सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन रहता है बच्चों के साथ, तो वो बना रहता है स्कूल में। एंड डेफिनेटली स्कूल की सीखने को मिलती होंगी आपको स्कूल के अंदर बहुत कुछ। जी जी, आपका एक होलिस्टिक ग्रोथ होता है आपका, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो आर्ट्स में हो, तो एज अ पर्सन आप ग्रो करते हो। तो स्कूल तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। शिवांग की मैं बात से मैं ये एक अंदाजा लगाता हूँ कि स्कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डमी एडमिशन लेके घर पे बैठ जाते हैं, उसके बाद वो करते क्या है, रात को 10 बजे पढ़ने बैठते हैं, 2 बजे तक पढ़ते हैं, 4 घंटे पढ़े, मम्मी पापा सोचते हैं कि यार मेरा बच्चा तो बहुत लेट तक पढ़ा है, लेकिन ये नहीं पता होता कि हमने शुरुआत कब की। टाइम तो 4 घंटे दिए, और उसके बाद फिर वो उठते हैं सुबह 10 बजे, फिर उसके बाद उनका रूटीन शुरू होता है 12 बजे, फिर उसके बाद कोचिंग का टाइम हो जाता है और उनको कोई टाइम नहीं मिलता सेल्फ प्रिपरेशन के लिए। तो प्लीज ऐसा कोई शेड्यूल ना बनाएं। स्कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और अपनी पढ़ाई को, स्कूलिंग को, सबको बैलेंस करके लेके चलें। शिवांग, एक IITian होना ही जरूरी है
या कोई और भी ऑप्शंस हो सकते हैं? आप नॉन मेडिकल के बच्चे के लिए कोई और अच्छे ऑप्शंस, कुछ ऐसा आप कुछ कहना बताना चाहेंगे? तो आईआईटीएन होने के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो, बट सच्चाई तो यही है कि आईआईटी में एक लिमिटेड सीट्स है, तो हर कोई आईआईटी नहीं जा सकता, इवन दो सब लोग ट्राई कर रहे हैं। तो आईआईटीज के अलावा और भी एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज होते हैं जो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं। तो इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस का भी, ये भी बहुत वेल मेंटेन्ड कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट मेंटेन्ड कॉलेजेस हैं। यहाँ पे भी कैपेबल प्रोफेसर होते हैं और यहाँ से भी कंपनीज बहुत हायर करती हैं। तो आईआईटीएन जितना आई गेस उतना आपको पैकेज नहीं मिलता है, बट क्या है कि अगर आप आईआईटी में नहीं भी जाते हो अपने इंजीनियरिंग में, तो आपके पास अपनी इंजीनियरिंग के 4 साल में आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप अपने आप को उतना स्किल्स अपना डेवलप कर पाओ कि आप आईआईटीएन से कम्पीट कर सकोगे अपनी बीटेक के बाद। यानी कि यहाँ मैं ये स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि आईआईटी मैटर नहीं करती, मैटर करती है आपकी स्किल। आप किसी भी कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके अपने टीचर्स की मदद से आप अपनी स्किल्स को डेवलप करके एक बेहतर पैकेज आप कहीं से भी ले सकते हैं। बस कंपनी आपकी स्किल पूछेगी, वो आपके ऊपर वो स्टैंप नहीं देखेगी कि भी ये कहां से ये बच्चा आया है। ओके, सो शिवांग, प्रीवियस ईयर पेपर्स का क्या रोल रहा आपकी प्रिपरेशन में? आईआईटी जेईई के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनका क्या रोल रहा? तो प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली आप जो एग्जाम देने जा रहे हो उसमें प्रीवियस ईयर में जैसे जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आप आएंगे आपको भी। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको, जैसे मैंने अपने टाइम पे प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज की बुक्स आती हैं, तो जब आप टॉपिक पढ़ रहे हो उस टाइम भी आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, मैंने किए थे। और कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स को एज अ मॉक टेस्ट भी, जब आप अपने घर पे बैठ के अगर आप एक्सेस करना है कि मेरी कितनी तैयारी है, तो आप एज अ मॉक टेस्ट दे सकते हो उन पेपर्स को। बट आपके 15-20 साल प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स कवर्ड होने चाहिए डेफिनेटली। अच्छा शिवांग, 3 बातें। पहला, किसी भी बच्चे को एग्जाम के लास्ट डेज में क्या करना चाहिए? फाइनल प्रिपरेशन। एग्जाम के लास्ट डेज में आपको बेसिकली आपने जितना भी पढ़ लिया है ऑलरेडी, आपको उसको परफेक्ट रखना चाहिए। आप नई चीज उठाओगे और फिर आप अपना पुराना जो पहले पढ़ा है वो भी भूल जाओगे, और एग्जाम में अगर कुछ नए सिर से भी आया है तो वो भी आप ठीक से नहीं कर पाओगे। तो आपको एग्जाम के जब आप क्लोज होते हो तो आपको अपना जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है उसको परफेक्ट करना चाहिए। आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, आपको नोट्स पढ़ने हैं, वो सब। एग्जाम के दौरान कैसा एटीट्यूड होना चाहिए बच्चे का? जब वो एग्जाम दे रहा है तो उसको क्या, उसका माइंडसेट होना चाहिए? तो एग्जाम के दौरान का आपका माइंडसेट जो है वो बेसिकली आपको, जब आप वहां जाके बैठे और आपको पेपर मिलने वाला है, तो आपकी एक स्ट्रेटेजी डेवलप होनी चाहिए जो कि आपने पहले मॉक टेस्ट दे के बनाई है कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले उठाना है। एंड एग्जाम देते टाइम आप क्वेश्चंस को एक बार पूरा एक्सेस करो, किस सब्जेक्ट में टफ है, किस सब्जेक्ट में ईजी है, एंड देन अपनी अटेंशन करो। आईआईटी के 2 फेज एग्जामिनेशन के बारे में आप क्या कहेंगे कि 2 बार आईआईटी का एग्जाम होता है, एक बार जनवरी के आसपास और एक बार अप्रैल के आसपास, तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये सिस्टम कितना इफेक्टिव है? आई वुड से कि उन लोग ने ये सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है तो उसका एक रीजन होगा, क्योंकि उनको ज्यादा नंबर ऑफ बच्चों के साथ डील करना है। बट मैंने अपने टाइम पे क्या देखा था कि जनवरी के टाइम मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छे से नहीं हुई थी, और मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में ज्यादा अच्छा स्कोर किया था। तो अगर आप देते हो 2 फेज और आपका पहला फेज उतना अच्छा नहीं जाता तो हिम्मत मत हारो, सेकंड फेज आपके पास एक और मौका भी है। एंड इन जनरल आई थिंक ये सिस्टम इफेक्टिव है। ओके, आप +1 और +2 की तैयारी के बारे में कुछ बताइए कि भी +1 में बच्चा जैसे 10th के बाद कई महीने बीत जाते हैं, उसको समझ में नहीं आता कि तैयारी क्या करनी है, तो +1 में कितना अचीव करना चाहिए और +2 में कितना अचीव करना चाहिए उसे? +1 में आज जैसे आपने बोला कि शुरू में कंफ्यूजन बहुत होती है और आप वो नहीं कर पाते हो कब कुछ लोग, तो क्या है कि +1 में आप +1 के टॉपिक्स तो कवर करो डेफिनेटली। अगर आपका शुरू में लैग रह गया है तो आपकी कोई समर वेकेशन में, विंटर वेकेशन में उसको आप कवर कर सकते हो। आपके पास +1 में +1 का ही कवर करने का एम्पल टाइम है। और +2 में आपकी, जैसे +2 के अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो थोड़ी जल्दी खत्म कर लेते हैं वो अपना सिलेबस, ताकि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाओ। तो वैसे रहता है कि जब, तो आप बेसिकली उस एंड फेज में आप पूरा रिवाइज कर सकते हो +1 +2। ठीक है शिवांग, कोई स्पेसिफिक टिप्स जो बच्चों को आप देना चाहो, जो स्टूडेंट्स इस वक्त प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए?
स्पेसिफिक टिप्स तो यही है कि आप अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखो, आपको बस स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना और अपने फेलियर से हार नहीं मानना। बेसिकली जैसे आपने बोला कि जंग में अगर आप हार मान के चले जाओगे तो फिर उस जंग का, उस प्रिपरेशन का कोई फायदा ही नहीं है। तो जस्ट डोंट गिव अप और अपना ध्यान रखो, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखो, दैट्स इट। एक लास्ट क्वेश्चन है शिवांग कि पढ़ाई के साथ साथ क्या बच्चे को साथ में कोई अर्निंग सोर्स की तरफ काम करना चाहिए जिससे कि भी वो और ज्यादा आज के एनवायरनमेंट के साथ कंफर्टेबल हो सके? जैसे आजकल बहुत सारी चीजें चल रही हैं, एआई चल रही है, तो क्या उसमें बच्चे को कुछ करना चाहिए? जब आप कॉलेज में आ जाते हो तो उस टाइम आपके पास होता है बहुत एक्सप्लोर करने का मौका। और आई थिंक जब आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो उस टाइम आप एक पार्शियल सोर्स ऑफ इनकम रखना चाहिए डेफिनेटली। आपको इंटर्नशिप्स कर सकते हो, चाहे आपको इंजीनियरिंग की ही इंटर्नशिप्स हो या फिर आप ग्राफिक डिजाइन, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट हो गई, सोशल मीडिया मैनेज करना हो गया। ये सब स्किल्स हैं जो कि जिससे आप पार्शियल इनकम तो कमा ही सकते हो, और ये स्किल्स ये जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं ये आपको फ्यूचर में भी काम आएंगी। थैंक यू सो मच। अच्छा शिवांग, एक लास्ट क्वेश्चन, लाइफ इज ए फेस्टिवल एंड हाउ डू यू सेलिब्रेट इट? आपको कैसा लगता है कि भी आप उसको कैसे सेलिब्रेट करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? लाइफ जीने के लिए है। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, एंजॉय करो, नए लोगों से मिलो। और बस जो 11th-12th का जैसे होता है अपना फेज, वो काफी इंपॉर्टेंट है। और उस टाइम अगर आपने पढ़ाई कर ली तो डेफिनेटली आप सेट हो जाओगे। लेकिन अगर आपका वो फेज निकल चुका है, सपोज आप अपने बीटेक में देख रहे हो ये वीडियो या बैचलर्स में, तो वो एक अकेला मौका नहीं है जो आपको मिलेगा। आपको बाद में, आपकी बहुत लंबी लाइफ पड़ी है और आपको और भी मौका मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच शिवांग, आज हमारे साथ इस एपिसोड में, इस जर्नी में जुड़ने के लिए। और मैं आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस देना चाहूंगा कि आप अपनी लाइफ में बहुत कामयाब हो और जिस मकसद को लेके आप चल रहे हैं उसमें आप कामयाब हो। और आज के इन एपिसोड में हमारे साथ शिवांग के जो पेरेंट्स भी जुड़े और शिवांग के टीचर्स भी जुड़े, उन सबको भी मैं एक बार बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा। बस चलते चलते हम लोग सिर्फ कुछ बातें यही करेंगे कि देखिए, अपनी प्रिपरेशन अपने हिसाब से करें। बच्चों के ऊपर कोई प्रेशर ना आए। बच्चे कभी भी अपनी प्रिपरेशन से परेशान हो तो वो अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने के लिए एक्सरसाइज करें, दौड़े, भागे, लेकिन अपना वो अंदर का जो है नेगेटिविटी उसको बाहर निकालें। बात करें अपने पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बात करें और अपनी प्रिपरेशन को लगातार करते रहें। उस प्रिपरेशन में कोई भी कमी ना लेके आए। और सक्सेस मंत्र एक ही होता है। एक लास्ट सक्सेस टिप मैं आपको बता देना चाहूंगा कि हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बस हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी, ये दो चीजें हैं जो आपको आपकी लाइफ में बहुत सफलता दिला सकती हैं। तो इसी के साथ मैं आज का अपना ये एपिसोड कंप्लीट करना चाहूंगा। और शिवांग, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, हमारे साथ जुड़े, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, जितने भी जो भी आपके प्रोस्पेक्टिव्स हैं उनके लिए। और ऐसे ही एपिसोड्स में हम फिर दोबारा आपको मिलेंगे। आपको अच्छा लगा हो तो आप इस YouTube चैनल को, एस्पायरा को, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि हम अपनी बात ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक और पेरेंट्स तक, टीचर्स तक पहुंचा सके और उनको सफल होने में उनका साथ दे सके। नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू सो मच।